Assalamu alaikum. I'm Aisha. Uh, this is subject basic marketing, and this is our lecture number two. We will start our lecture with the review of our previous lecture. Uh, in our previous lecture, we have talked about the very basic terminologies which are used in marketing. मार्केटिंग क्या होती है, इसमें जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हमने पढ़े थे. शॉर्ट रिव्यू हम करेंगे जी. मार्केटिंग, व्हाट वाज मार्केटिंग. मार्केटिंग का मेन काम है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने कस्टमर्स को और उनकी नीड्स को एनालाइज करते हुए उसको पहले स्टडी करते हैं कि कस्टमर की किन किन चीज़ों की नीड है, प्रोडक्ट में या सर्विस में क्या क्या चीज़ें वो मांग रहे हैं, किस प्राइस पे लेने को तैयार हैं, कहाँ प्रोडक्ट को हम प्लेस करें, किन किन तरीक़ों से प्रमोट करें, तो कस्टमर जो हैं वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड होंगे और उससे उनकी वो नीड पूरी हो जाएगी और वो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएंगे. So marketing is all about using the four P's, but after analyzing the customer needs, and we run all this process in order to satisfy our customers. ये basically एक marketing का काम होता है. प्रोडक्ट को बनाना, कस्टमर्स की नीड को एनालाइज करना, उसके बारे में रिसर्च करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फाइनेंसिंग जो डिसीजंस हैं या जितनी भी फाइनेंसिंग वाली साइड है उसको देखना. उसी में हमारे पास कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राइसिंग भी कवर होती है. मार्केटिंग मार्केटर जो है वो हर वक्त मार्केट को स्टडी कर रहा होता है, किन किन क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या कलर्स इन हैं, क्या मॉडल या डिज़ाइंस जो हैं उनको हम भी लॉन्च करें या हम सबसे पहले लॉन्च करें या हमसे पहले अगर किसी ने लॉन्च किया तो हम वही चीज़ हम भी मार्केट में अगर एक ट्रेंड सेट हो गया तो हम भी उसी को लेके कंटिन्यू करें. ये बेसिकली एक मार्केटिंग वालों का काम होता है. हमने कहा था कि इसकी जो मार्केटिंग की जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो रोल है, दैट इज़ ऑफ अ कोर नेचर. मतलब पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन किस पे खड़ी है, मार्केटिंग पे खड़ी है. और सारे डिपार्टमेंट्स तब अच्छा परफॉर्म करेंगे जब आपके पास आपकी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपके और ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस जो हैं वो आपके पास बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. देन वी हैव कवर्ड अ स्मॉल टॉपिक विद द नेम ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, in which we have talked about the different eras or different important concepts in marketing. We have talked about production concept, जिसमें मेन फोकस होता है प्रोडक्ट बनाने में, कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना दें और उसको जब आप मार्केट में लॉन्च करते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल हो ही जाती है. ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है जिसको हमने कहा था कि ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू बहुत ज़्यादा चला था. आज भी कुछ कंपनीज इसको लेके चलती हैं, इसको अप्लाई भी करती हैं और कुछ न कुछ अरसे तक वो सक्सेसफुली यही वाला कॉन्सेप्ट लेके अपने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करती हैं और वो सक्सेसफुली मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इन विच द फोकस वाज इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट फीचर्स और the qualities of your product so that it can outperform other products in the market. ये product concept था. Then we have talked about the selling concept, in which the marketers proposed that no matter how good or bad your product is, if you don't have a good selling team and aggressive selling techniques, your product cannot perform well in the market. ये आपके पास आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें मेन फोकस प्रोडक्ट पे या फीचर्स पे नहीं था, बल्कि मेन फोकस था आपका स्ट्रॉन्ग सेलिंग टीम्स या सेलिंग जो टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज थी, उस पे आपका फोकस था. फिर इसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया जिन्होंने कहा कि नहीं जी, आप पहले प्रोडक्ट ना बनाएं, प्रोडक्ट को इम्प्रूव ना करें, बल्कि आप पहले मार्केट को स्टडी करें कि किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या प्रोडक्ट में होना चाहिए, कस्टमर्स को पहले आइडेंटिफाई करें जो आपकी टारगेट मार्केट है, उसके मुताबिक फिर आप अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें, फीचर्स डालें और जो चीज़ें एडिशनल है वो सब कुछ करें. तभी आप ऐसी प्रोडक्ट और ऐसी प्राइसिंग और ऐसे तरीके से प्रमोट कर सकेंगे जिससे कस्टमर जो हैं वो सेटिस्फाई हो सकेंगे. ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था. The last one was societal marketing, in which we have talked about that marketing does not end up on the customers. Rather, societal marketing proposes that
our focus should be by and large the society. हमारी जो प्रोडक्ट है वो जब मैन्युफैक्चर हो रही हो या वो किसी भी फेज़ में हो, चाहे वो उसकी पैकेजिंग हो, किसी भी ऐसी चीज़ को हम ना यूज़ करें या हम कुछ भी ऐसा अपने प्रोसेस में या सप्लाई चेन में या हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कोई ऐसा एलिमेंट ना आए या प्रमोशन में जिससे सोसाइटी को बाय एंड लार्ज कोई कोई नुकसान हो सके या जिसमें सोसाइटी का बेनिफिट ना हो। जिसके नतीजे में आजकल हम वर्ड सुनते हैं जी, एनर्जी एफिशिएंट एसीज आ गए, एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं, और जो फैक्ट्रीज हैं उनके साथ हमें नज़र आते हैं कि जी एंटी पोल्यूशन प्लांट्स लगे हुए हैं। ऑल दीज थिंग्स आर related towards societal marketing in which you are bothering about, you are worrying about। बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स हैं वो प्लास्टिक बैग्स को नहीं यूज़ कर रहे हैं बल्कि वो जो रीयूजेबल या पेपर बैग्स हैं उनकी तरफ आ रहे हैं, या वो क्लॉथ बैग्स को प्रेफर कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को भी उसी पैकेज में बना रहे हैं। ये सारे स्टेप्स जो हैं ये सोसाइटल मार्केटिंग। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशंस कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करिए, दे आर यूजिंग सोसाइटल मार्केटिंग इन विच दे आर नॉट जस्ट, their focus is not satisfying customers by providing them with a good product or service. Rather, their focus is satisfying customers and then benefiting or not harming the society overall। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का एक शॉर्ट था जिसमें 4 P's ऑफ मार्केटिंग मेन फोकस से, थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज मार्केटिंग क्या होती है, एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। ये प्रीवियस लेक्चर का ओवरव्यू है। नाउ वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स आवर मेन लेक्चर which is our second lecture। The first topic that we are going to cover is that marketing as an exchange process। Um, मार्केटिंग जैसे इकोनॉमिक्स में हम एक्सचेंज वगैरह पढ़ते हैं, बार्टर सिस्टम हमने स्टडी किया हुआ है, इसी तरह मार्केटिंग में भी जो मार्केटिंग है वो सारा का सारा इसकी बेस लाइन है, इट इज़ एन एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज क्या होता है, मैं आपको कुछ दूँ, आप इन रिटर्न मुझे कुछ दें, दिस इज़ अ सिंपल एक्सचेंज प्रोसेस। मार्केटिंग एक्सचेंज या मार्केटिंग एक्सचेंज प्रोसेस क्या है? मार्केटिंग एक्सचेंज हम कहते हैं जब हम मॉनेटरी टर्म्स में एक पार्टी मनी दे रही है और उसके बदले दूसरी पार्टी उनको कोई गुड्स या सर्विसेज दे रही है, दिस इज़ अ मार्केटिंग एक्सचेंज। ठीक है, जो आपको रूटीन में नज़र आता है, आप किसी यू विजिट अ होटल, you order some food and then you pay for that food, this is a exchange, marketing exchange। Then you use the services of Netflix, you watch movies on that, and then you pay through your credit card, this is an exchange। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स जो हमारी रूटीन में आती हैं, you go to a bakery and purchase a loaf of bread and you pay them, this is a marketing exchange। ये सारी चीज़ें, ये क्या है, मार्केटिंग जो है वो बेस किस पे करता है, एक्सचेंज। मार्केटिंग में बेस लाइन क्या है, हमारे पास एक्सचेंज होता है। उस एक्सचेंज में एक ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। दूसरी पार्टी हमें क्या दे रही है, दूसरी पार्टी they are giving us money। In old days they used to be barter system जिसमें आप गुड्स के बदले गुड्स देते थे। अब हमारे पास सारा कुछ जो है वो मॉनेटरी मनी मौजूद है, चाहे वो हार्ड कैश है चाहे वो सॉफ्ट कैश है, हमारे पास मनी इन्वॉल्व है। सो जितने भी मार्केटिंग एक्सचेंजेस हमारे पास होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता बल्कि थ्रू एक्सचेंज ऑफ मनी वहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व होता है। लेकिन मार्केटिंग का या मार्केटर्स का या मार्केटिंग मैनेजर्स का रोल सिर्फ गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट कोई एक्सचेंज नहीं होता। कभी कभार हमें एक्सचेंज में वी डू समथिंग मोर देन दैट। फॉर एग्जांपल वी सी देयर आर लॉट ऑफ campaigns which are run by the government जिसमें आप लोगों को ओवर स्पीडिंग से रोकना चाहते हैं, या आप गवर्नमेंट की कोई कैंपेन चलती है जी, वो वन लाइनर होती है, स्मोकिंग जो है वो आपकी हेल्थ के लिए हैजर्ड है, या जी ओवर स्पीडिंग अच्छी नहीं है, या इस तरह की कोई कैंपेन्स जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे चलती हैं, इसमें भी मार्केटर्स ही इस तरह की कैंपेन्स डिज़ाइन करते हैं। अब इसमें जो एक्सचेंज हो रहा है, दैट एक्सचेंज इज़ नॉट मॉनेटरी, रादर दैट एक्सचेंज इन what are we aiming at, the exchange is एक तरफ से मैसेज आ रहा है जब गवर्नमेंट जो है वो पे कर रही है, और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि लोगों को अवेयरनेस आए और लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो एक्सचेंज हो रहा है।
रिस्पॉन्स क्या है कि लोग ओवर स्पीडिंग कम कर दें, लोग स्मोकिंग का यूज़, जो स्मोकर्स हैं वो स्मोकिंग थोड़ी कम कर दें, या इस तरह की जिस भी अब अक्सर जब डेंगू का टाइम आता है या हमारे पास ये अब कोरोना वायरस का, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी कैंपेन्स रन की जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और हाथ बार बार धोने हैं। अब इसमें क्या है, एक्सचेंज क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स, दे वांट टू इंक्रीज द रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स जितना ज़्यादा मिलेगा तो वो क्या कहेंगे कि जी हमारा सक्सेसफुल रही हमारी ये कैंपेन। मार्केटर्स कैसे ये डिसाइड करेंगे, या गवर्नमेंट जिनने ये कैंपेन स्टार्ट की थी, हाउ विल दे डिसाइड कि जी हमारे पास हमने बड़ा सक्सेसफुली इस कैंपेन को रन किया। दे विल लुक एट द रिस्पॉन्स। If people are really following social distancing, they are really washing their hands, they are using the mask, it means that the campaign or the marketer's job was done. So हर वक्त जब हम एक्सचेंज की बात करेंगे, वो एक्सचेंज ज़रूरी नहीं है कि उसके बदले हमें कुछ मिले, मतलब वो कोई कोई फिजिकल चीज़ उसमें हो। कभी कभार उसके अगेंस्ट हमें क्या हमने जनरेट करना होता है, वी वांट टू जनरेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ मार्केटिंग स्टिमुलस। सो ये भी मार्केटर्स का ही काम होता है, विच इज़ अ डिफिकल्ट जॉब, नॉट एन ईजी थिंग टू डू। सो मार्केटिंग जो है वो सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट हम एक्सचेंज को नहीं देखेंगे, बल्कि वो गुड्स और सर्विसेज के अलावा भी हमारे पास मार्केटिंग का जो एक्सचेंज प्रोसेस है उसमें क्या भी चीज़ एक्सचेंज होती है, रिस्पॉन्स अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट अ मार्केटिंग स्टिमुलस। इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग वाले सिर्फ गुड्स या सर्विसेज को सेल नहीं कर रहे होते, बल्कि वो रिस्पॉन्स को भी सेल करते हैं यूजिंग मार्केटिंग स्टिमुलस। उसमें वो सारे एक्शंस और प्लान्स आते हैं जिनको हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि हम रिटेन कर सकें, एक्सटेंड कर सकें गुड्स और सर्विस को, किन लोगों तक, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है। अब अगर गवर्नमेंट एक कंपेन रन कर रही है तो टारगेट ऑडियंस कौन होगी, वो हो सकती है जनरल पब्लिक हो सकता है वो जो जो आपके पास रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, कोई ऐसी बीमारी हो जो वहाँ पे फैली हुई है, तो मे बी वो किसी खास एरिया के लिए हो। सो हमारी टारगेट ऑडियंस कोई भी हो सकते हैं, वो कम्प्लीटली जनरल पब्लिक हो सकती है, वो बच्चे हो सकते हैं, वो फीमेल्स हो सकती हैं, वो मेल हो सकता है, वो हाउस होल्ड हो सकता है। सो टारगेट मार्केट हर मार्केटिंग कंपेन की डिफरेंट होगी, हर एक्सचेंज प्रोसेस में हमारे पास टारगेट ऑडियंस जो है वो डिफरेंट हो सकती है फॉर इवन द सेम प्रोडक्ट। Our second topic to be covered in this lecture is that marketing is a demand management tool. पहले हम इन दोनों टर्म्स को देखते हैं जी। एक तरफ है मार्केटिंग और एक तरफ है डिमांड मैनेजमेंट। डिमांड मैनेजमेंट क्या होती है, मार्केटिंग में हमने क्या बात की कि मार्केटिंग किस चीज़ का नाम है, 4 P's का नाम है, जिसमें पहली चीज़ क्या है, प्रोडक्ट। अब हर वो चीज़ जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो हमारे पास किसके अंडर आएगी, वो मार्केटिंग के अंडर आएगी। अब ऑफ कोर्स हम पूरी की पूरी मार्केटिंग को एज अ होल तो नहीं पढ़ते हैं, हम उसको डिफरेंट चैप्टर्स डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं और उसको देखते हैं। अब मार्केटिंग की वो साइड या प्रोडक्ट की वो वाला एलिमेंट जिसमें हम प्रोडक्ट की डिमांड से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करते हैं, उसको हम डिमांड मैनेजमेंट कहते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, uh, when we are looking at anything which is related to demand of our product, we group together all these things under demand management. प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या डिमांड से रिलेटेड हम डिमांड मैनेजमेंट में कवर करते हैं, प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग, उसकी प्लानिंग और उसको मैनेज करने की जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है वो डिमांड मैनेजमेंट में कवर की जाती है। हम फोरकास्ट करते हैं हमें कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, हम प्लान करते हैं हमने टेरिटरी ए में इतना बेचना है, टेरिटरी बी में इतना बेचना है। अच्छा, इतने बेचने के लिए हमें प्रमोशनल या बजट, प्रमोशन का बजट कितना रखना है, हमने सेल्समैन कितने हायर करने, इस टेरिटरी में कितने होंगे, उस टेरिटरी में कितने होंगे। अब अब ये जो हमने टेरिटरीज भी असाइन कर दी, इनको मैनेज भी किया जाता है, फिर इनका एक टेरिटरी या एरिया मैनेजर भी होगा, फिर हर एरिया मैनेजर अपने हालात के मुताबिक डिसीजन मेकिंग भी करेगा, उस चीज़ों को मैनेज भी कर रहा होगा। सो डिमांड मैनेजमेंट में प्लानिंग, फोरकास्टिंग, मैनेजिंग डिमांड से रिलेटेड, प्रोडक्ट की डिमांड से रिलेटेड जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है, वी कवर दैट अंडर द डिमांड मैनेजमेंट। मार्केटर्स जितनी भी डिमांड से रिलेटेड चेंजेस आती हैं उनको डील करते हैं।
whether those changes are positive or negative or constant, या कोई abrupt changes आ जाए, उन सबको marketer जो है वो deal करते हैं. These can be increasing demand, these changes can be decreasing demand, and there can be a change in demand. Increasing demand कैसे हो गया? Increasing demand ऐसे हो गया कि हमने सेल लगा दी. अब we all know that आपका जो लॉ ऑफ प्राइसिंग है, उसमें आप कहते हैं जब प्राइस रिड्यूस होती है तो लॉ ऑफ डिमांड जो आपके पास है, जब प्राइस रिड्यूस होगी तो डिमांड क्या होगी? डिमांड विल इंक्रीज. इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है. तो इंक्रीजिंग डिमांड किस वजह से हो सकती है? कि अगर आपने शॉर्ट टर्म सेल लगा दी 15 डेज के लिए, 20 डेज के लिए, सीजन ऑफ हो रहा है, या आपका क्वार्टर एंड हो रहा है, तो या कोई और नई कलेक्शन आप लॉन्च करें, तो उससे पहले ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांड्स दे ऑफर सेल्स. आपने सेल लगाई तो हमेशा सेल लगने से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि देयर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड. अब ये इंक्रीजिंग डिमांड को ये कंपनी के अपने डिसीजंस की वजह से भी हो सकता है, और कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारी डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो जाती है. मे बी दैट वन और टू कंपेटिटर्स दे लीव द मार्केट. हम हमारी तो जब कंपेटिटर मार्केट से निकल गया तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट की नीड तो मौजूद है, तो उनका कस्टमर भी हमारे तरफ आ गया. सो इंक्रीजिंग डिमांड कैन बी बिकॉज ऑफ मैनी वेरिएबल्स. सो जो भी जिस भी फैक्टर की वजह से हमारे पास अगर डिमांड इंक्रीज होती है, चाहे वो स्लोली ग्रेजुअली हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या हमारे पास सडन चेंजेस आते हैं, चाहे प्राइस की वजह से, चाहे हमारे पास चेंजेस आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे मैंने मेंशन किया कि कंपेटिटर जो है वो मार्केट से चला गया है, सो आवर डिमांड कैन इंक्रीज. सो इससे रिलेटेड जितने भी हमने डिसीजन करने हैं, अब हमने ये इंक्रीजिंग डिमांड मार्क कंपेटिटर के निकल जाने के बाद, तो हमें अचानक जी पता चला कि जी कंपेटिटर निकल गया, अचानक डिमांड इंक्रीज हो गई. अब हम कस्टमर्स को डिससेटिस्फाई तो नहीं करेंगे, कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, प्रोडक्ट का पैकेज साइज छोटा करना है, वही करना है. इस तरह की सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो एक मार्केटर जो है वो करेगा. कभी कभार हमारी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इसमें भी इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी डिक्रीज हो सकती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी डिक्रीज हो सकती है. अच्छा, इंक्रीजिंग डिमांड इंटरनल फैक्टर्स में ये भी हो सकता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया, हमने प्रोडक्ट में जो प्रमोट भी किया उसको साथ में कि, या हमने नई प्रमोशनल कैंपेन चलाई, वो प्रमोशनल कैंपेन हमारी बहुत अच्छी चली, हमने नया कोई ब्रांड एम्बेसडर हायर किया और उससे हमारी प्रोडक्ट की डिमांड एकदम बहुत इंक्रीज हो गई. सो प्रोडक्ट डिमांड कैन इंक्रीज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, जो कि लाइक बहुत सारे हो सकते हैं, और जिस भी फैक्टर की वजह से हमारे पास इंक्रीज इन डिमांड आए, द मार्केटर शुड बी वेल वर्स्ड और ही शुड बी वेल इक्विप्ड. व्हाट इफ वाला सिनेरियो उसने पहले से बनाया हुआ हो कि अगर ये होगा तो फिर हमने क्या करना है, अगर हमारी डिमांड इंक्रीज होती है 5% तो हमें क्या क्या करना है, 2% इंक्रीज होती है तो क्या क्या करना है, एब्रप्टली हमारे पास कोई बहुत सडन इंक्रीज आता है 15 और 20%, तो मेरा प्लान बी क्या होगा, क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो है उनको इन्वॉल्व किया जाएगा. देन देर आर सिचुएशंस जब आपके पास आपकी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होती है. डिमांड डिक्रीज होगी, अगर वही फर्स्ट सिचुएशन को मैं कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊँ कि जी नया कंपटीटर आ गया मार्केट में, स्ट्रांग है, ऑफ कोर्स मेरे से कुछ कस्टमर्स ले जाएगा, मेरी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. समटाइम्स द केस इज, हम एक वर्ड यूज करते हैं मार्केटिंग में जिसको कहा जाता है डी मार्केटिंग या डिमांड शिफ्टिंग कहा जाता है. कंपनी खुद ही अपनी एक प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करती है, नेगेटिव स्लो पे लेके आती है, उसकी डिमांड को डिक्रीज करती है. फॉर एग्जांपल डेल कंप्यूटर्स वाले हैं, एंड दे हैव अ लैपटॉप ए एंड दे हैव लॉन्च्ड लैपटॉप बी. अब लैपटॉप ए जो है वो क्या होता है कि जी उसका कोई कोई ऐसा पार्ट है जिसका सप्लायर जो है वो अभी हमें नहीं मिल रहा, या वो हमारे पास उसका रॉ मटेरियल में कोई इश्यूज आ रहे हैं, या उसकी अम, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई अच्छे रिव्यूज नहीं आए हैं, सो दे आर डिस्कार्डिंग दैट मॉडल लैपटॉप ए, और उनने दूसरा मॉडल लॉन्च किया लैपटॉप बी. तो कंपनी की जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो हर वक्त पॉपअप करेगा आपके सामने, और वहाँ पे एक सेल्समैन भी आएगा जो आपको रिकमेंड कर रहा होगा जी लैपटॉप बी, और कंपनी ने भी फ्लैश लाइट में किसको रखा होगा, लैपटॉप बी को.
आप लैपटॉप ए ढूंढेंगे वो आपको नज़र नहीं आएगा, या लैपटॉप ए की बजाय वो लैपटॉप ए और बी दोनों एडवर्टाइजमेंट में अपने दिखा रहे होंगे, और वो कहेंगे लैपटॉप ए में स्क्रीन यूं है और बी में हमारे पास ऐसी है, लैपटॉप ए में जो हमारे पास कीज की क्वालिटी है वो ऐसी है और अब इसमें ऐसी है, लैपटॉप ए में कलर सिर्फ एक था, इसमें हमारे पास तीन है। तो वो अपनी ही प्रोडक्ट को खुद क्या करते हैं, डी मार्केट करते हैं, उसकी डिमांड को डिक्रीज करते हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस विच आर नॉट नोन टू द कस्टमर्स। और वो अपने ही कस्टमर्स को एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट की तरफ लेके जाते हैं। इंस्टेड के कस्टमर जो है वो लैपटॉप ए ढूंढ रहा हो, और अगर उसको लैपटॉप बी का नहीं पता होगा डल के, तो वो एचपी के पास चला जाएगा, वो एप्पल के पास चला जाएगा। तो कंपनी खुद ही अपनी कंपेन्स ऐसे रन करती हैं जिसमें वो अपनी ही प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट की डिमांड को डिक्रीज करते हैं, जिसको मैंने वर्ड बोला नेगेटिव डिमांड या डी मार्केटिंग करना। और उस डिमांड को वो लोग शिफ्ट करते हैं दूसरी अपनी प्रोडक्ट लाइन की तरफ, इसको हम डिमांड शिफ्टिंग कहते हैं। तो हर अच्छी कंपनी जो है वो डिमांड शिफ्टिंग करती है, डिमांड को इंस्टेड के कस्टमर जो है वो उनको छोड़ के चला जाए, दे रादर ऑफर अ प्रोडक्ट बी, ताकि वो कस्टमर अगर ए ना खरीदे तो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट बी खरीदे, लेकिन वो हमारी ही कंपनी का हो, और ओवरऑल हमारी कंपनी की सेल्स जो है वो डिक्रीज ना हो, इंस्टेड कि हम उसको और इम्प्रूव करें। सो कभी कभार डिमांड एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से डिक्रीज होती है, कभी कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती हैं कि एक प्रोडक्ट को हम ख़त्म कर रहे हैं और प्रोडक्ट बी की तरफ जा रहे हैं। मर्सिडीज ये मर्सिडीज बेंज और ये जो होती थी, ये बहुत सारे मॉडल्स, ये जो मोबाइल कंपनीज हैं, टेक प्रोडक्ट्स में हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपनी एक प्रोडक्ट को, एक मॉडल को ऑन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम वो लोग उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, उसकी खुद डी मार्केटिंग करके उसकी डिमांड शिफ्टिंग करते हैं दूसरे मॉडल। होंडा का हर वक्त नया मॉडल आ रहा होगा, करोला का नया मॉडल आ रहा होगा, मोबाइल सेट्स में नए मॉडल आ रहे होते हैं। और जब भी वो मोबाइल लॉन्च करते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि एप्पल की जब भी न्यू लॉन्चिंग होती है या इस तरह की गाड़ियों वगैरह की जो न्यू लॉन्चिंग होती है, तो वो हमेशा बताते हैं इसमें जी इंजन ये कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसके इंटीरियर में हमने ये इम्प्रूव किया है, इसके एक्सटीरियर में ये चेंजेस लेकर आए हैं, इसमें ये कलर्स आए हैं जो पहले नहीं थे। सो दे डू ब्रिंग सम चेंज, ताकि डिमांड शिफ्टिंग जो है वो हमारे पास स्मूथली शिफ्ट हो जाए, कस्टमर स्मूथली प्रोडक्ट ए से बी पे शिफ्ट हो जाए और हमारी कंपनी को जो है वो छोड़ के ना जाए। सो मार्केटियर्स जो हैं, अगर इस तरह की सिचुएशंस आती हैं जिसमें प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, ये मार्केटियर का काम है। कभी कभार हमारी प्रोडक्ट की में क्या चीज़ आती है, फ्लक्चुएशंस होती हैं डिमांड में बहुत ज़्यादा, और कंपनीज अपनी ही डिमांड को फ्लक्चुएट करते हैं, कभी उनके पास ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है इसलिए हम डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज या सडन फ्लक्चुएशंस की तरफ लेके जाते हैं। रमज़ान है तो हमें बहुत ज़्यादा ऐड नज़र आएगा जी, ये जामे शीरीन का ऐड नज़र आएगा, टैंक का नज़र आएगा, अचार वाले का ऐड नज़र आएगा। बड़ी ईद आएगी तो हमें टोमेटो केचप के बहुत ज़्यादा एड्स नज़र आएंगे, ये तिक्का मसाला और ये वाला मसाला और इनके एड्स काफ़ी नज़र आएंगे। ये अपनी डिमांड को, कुछ सीजनल नेचर की भी प्रोडक्ट्स होती हैं जिस वक्त उनकी डिमांड किसी खास सीजन, किसी खास क्वार्टर में ज़्यादा हो जाती है, और कभी यूँ कि कंपनी के पास ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए और उनको पता चल जाए कि जी फैशन ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो एक फैशन डिज़ाइनर क्या करेगा, या एक जो जो क्लॉथिंग रिटेल स्टोर वाले हैं वो ये डिसाइड करेंगे, वो ब्रांड ये डिसाइड करेगा कि जी लेट्स लेट्स ऑफर अ सेल सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ दिस स्टॉक, क्योंकि अब जो है वो पेस्टल कलर्स इन है और ये डार्क कलर जो हैं वो अगले क्वार्टर में नहीं चलने हैं। या कोई भी ऐसे डिसीजंस जो कि आपको फ्यूचर में ज़्यादा लॉस दे रहे हैं, तो आज हम उनको फ्लक्चुएट कर देते हैं, हम अपनी डिमांड को किसी खास क्वार्टर में ज़्यादा कर देते हैं। कभी कभार कुछ ब्रांड्स होते हैं जो हमेशा अपनी एग्जैक्ट टाइमिंग्स में सेल लगाते हैं, एंड देन देर आर ब्रांड्स जो कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो उन्हें कभी जुलाई में सेल नहीं लगाई होती है वो लगा लेते हैं, क्योंकि उनके या तो जो जो उन्हें सेल कोटा रखे हुए होते हैं, या जो डिमांड उनने फोरकास्ट की होती है वो उसको मीट नहीं की होती, इसलिए वो कोई अचानक सेल लगा देते हैं, या कोई और ऐसे इश्यूज होती हैं। जितनी फ्लक्चुएशंस मार्केट में आती है, कभी ओवर प्रोडक्शन होती है, कभी अंडर प्रोडक्शन होती है, तो हम कभी प्राइसेस को ऊपर ले जाते हैं, कभी हम प्राइसेस को रिड्यूस कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ों के साथ ये डिसीजन मेकिंग हमें यहाँ पे बैठ के बड़ी आसान लग रही है, लेकिन मार्केटियर का की जॉब इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। इस तरह की सिचुएशंस में क्या करना है, प्रोडक्ट के साथ क्या करना है, प्रोडक्ट साइज के साथ क्या करना है, प्रोडक्ट
फीचर्स के साथ क्या करना है, प्राइसिंग के साथ क्या करना है, प्लेसमेंट के साथ क्या करना है, प्रमोशन के साथ क्या करना है। दिस इज द जॉब ऑफ द मार्केटर। अगर कंपनी के ज़रा हालात बुरे चल रहे हैं और वो सेल नहीं लगाना चाहती, सो मे बी दे मे कट देयर प्रमोशनल बजट। और हो सकता है कंपनी भी, उनकी भी वही सेल कम हो रही है, लेकिन वो क्या करें, वो प्राइस को कट करके सेल लगा दें और अपनी डिमांड को इंक्रीज कर दें। तीसरी कंपनी है, वो हो सकता है कहे कि जी मैं अपना ये जो अपना आउटलेट खोले, उस आउटलेट को ख़त्म करके मैं किसी और डीलर के पास अपना सामान लिखवा दूंगा, क्योंकि अपने आउटलेट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, रेंट बहुत पे करना पड़ रहा है, ये बहुत करना पड़ रहा है। सो different companies may use different decisions in order to deal with the same situation। सेम सिचुएशन के लिए डिफरेंट डिसीजन मेकिंग करना, ये एक मार्केटियर का काम होता है। अब इफ़ यू स्कोर, इफ देर आर 3 students and all of them have scored 1020 marks in their FSC, one may opt for engineering, other may opt for medical, and third one may go to army or any other field। So सेम मार्क्स, लेकिन डिसीजन मेकिंग क्या है, डिफरेंट हो गई है, क्योंकि तीनों डिफरेंट इंसान हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी तीनों डिफरेंट जब होती हैं, उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, तो अगर सिचुएशन सेम भी आ जाए, किसी की इंक्रीजिंग डिमांड तीनों की हो रही है, but their reaction or their response or their decision making might be completely different। um, जब भी हम डिमांड को फोरकास्ट या प्लान करते हैं, जितना भी टाइम स्पैन शॉर्टर होगा, उतनी ही हमारे पास डिमांड एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। What does this sentence means? This sentence means the shortest the time period is, the more uh, accurate, the more precise, the more बिल्कुल ठीक या ज़्यादा हकीकत से करीब तरीन हम डिमांड की फोरकास्टिंग हमने की होगी या डिमांड की प्लानिंग की होगी। जितना बड़ा टाइम पीरियड के लिए हम डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे, 5 साल के लिए डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे, उसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशन और चेंजेस आएंगे। अगर डिमांड फोरकास्टिंग मैंने 1 महीने के लिए की है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। मेरे सेल्समैन मार्केट में मौजूद है, मेरे पास भी मार्केट का डाटा मौजूद है, मैं 1 महीने के लिए फोरकास्टिंग करती हूँ, आसान है। लेकिन अगर मैं 5 साल के लिए कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स 5 साल में रॉ मटेरियल की प्राइस क्या होगी, 5 साल में लोगों की इन्फ्लेशन क्या चल रही होगी, लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी, लोगों का इनकम लेवल में टारगेट मार्केट का क्या होगा, मार्केट में कौन कौन से नए कंपेटिटर्स होंगे, कौन से पुराने कंपेटिटर्स आउट हो जाएंगे। सो डिमांड मैनेजमेंट, चाहे वो फोरकास्टिंग है, चाहे वो प्लानिंग है, चाहे वो मैनेजमेंट है, जितने शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम पे होगी, वो ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा एक्यूरेट होगी। और वो जितने लंबे टाइम पीरियड के लिए होगी, उतनी ही वो हमारे पास क्या होगी, उतनी ही उसमें डिमांड मैनेजमेंट में फ्लॉज आएंगे, उसके डिसीजंस को हम चेंज कर रहे होंगे, उसमें हम अमेंडमेंट्स कर रहे होंगे। वाई? बिकॉज टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी लंबा है। सो डिमांड मैनेजमेंट शॉर्टर टाइम पीरियड में ज़्यादा एक्यूरेट, और जितना टाइम पीरियड बड़ा, उतना ही हमारे पास उसमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज हमारे पास आती रहेंगी। The last topic which we are going to cover in today's lecture is marketing, cost and price relationship। दो चीज़ें हैं जी यहाँ पे, एक है कॉस्ट और एक है हमारे पास प्राइस। प्राइस क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी ऑफर व्हेन वी आर बाइंग और परचेजिंग एनी गुड और सर्विसेज। वो पैसे जो कि चार्ज की जा करते हैं कंपनी वाले व्हेन वी आर परचेजिंग देयर प्रोडक्ट और व्हेन वी आर अवेलिंग देयर सर्विस, ये प्राइस होती है। प्राइस कस्टमर जो पे करता है इन ऑर्डर टू प्रोडक्ट और सर्विस, इसको हम प्राइस कहते हैं। कॉस्ट क्या है? जो बिजनेस को पड़ी है व्हेन दे वर मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से बीइंग अ लेमैन वी ऑल नो कि कॉस्ट क्या होती है जी। हमारे पास वो 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, और हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। इन सब को जब हम वो करते हैं, तो ये हमारे पास एक बेसिक कॉस्ट बनती है। इसके अलावा फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और जितनी हमारे पास कॉस्ट हैं, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, उनको हम ऐड करते हैं, और वो हमारी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट हम उससे कैलकुलेट करते हैं। देयर इज़ अ सब्जेक्ट इन बिजनेस वी कॉल्ड इट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसका मेन काम ये कॉस्टिंग को कवर करना है। काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें ये एक एक चीज़ को कवर किया जाता है कि ये कॉस्टिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक सा पढ़ रहे हैं कि कॉस्ट क्या है।
वो प्रोडक्ट बनाने पे जितना खर्चा हुआ है कंपनी का या बिजनेस का, वो कॉस्ट में आएगा, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट थी, चाहे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो कि प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लग रही है, जो कि वो सारा डायरेक्ट मटेरियल जो कि प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा है, वो सारा डायरेक्ट लेबर जो कि प्रोडक्ट को बनाने में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले जितना भी लेबर लोग होंगे, वो डायरेक्ट लेबर में आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड, वो सारी फैक्ट्री की कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, या जो लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट पे जो कंपनी के एक्सपेंसेस आए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हैं, चाहे वो पेट्रोल या उसके इलेक्ट्रिसिटी या गैस या जो भी चीज़ें हैं, इनकी जो डायरेक्ट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जितनी कॉस्ट लगी है, ये हमारे पास डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड होता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कंपनी में बहुत सारी अदर कॉस्ट होती हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। हमने वो कंपनी लगाने के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है, तो अब इंटरेस्ट तो हमने पे करना है, अब ये भी एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसके अलावा मैनेजर जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम नहीं करता, लेकिन एक कंपनी को चलाने के लिए मुझे मैनेजर तो चाहिए, डायरेक्टर भी मुझे चाहिए, उसको भी हमने तनख्वाह देनी है। अब ये प्रोडक्ट को ना बना रहे हैं, ना बैठ उसको पैकेज में डाल रहे हैं, ना उसको कार्टन्स में बंद कर रहे हैं, उनका कोई डायरेक्टली काम नहीं है, लेकिन उनके बगैर हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो एसी में अंदर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि अगर वो लोग नहीं होंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकेगी। सो ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी हम प्रोडक्ट वाइज ऐड करते हैं, और उससे हम अपनी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक तरीक़ाकार होता है जिसके ज़रिए से वो लोग अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। प्राइस क्या होती है? हर कंपनी, इसमें कस्टमर्स का व्यू भी है, इसमें कंपनी का व्यू भी है। कस्टमर जो है वो कहता है कि जितना कस्टमर प्राइस को किस बेसिस पे देने को तैयार होता है कि जी मुझे इससे फ़ायदा कितना मिलना है। फॉर एग्जांपल, आई एम बाइंग a suit and I'm expecting that it will last for at least 3 seasons, और ये मुझे कितना अरसा सर्विस देगा? ये मुझे 3 सीजन्स, चाहे वो समर का है, विंटर का है, 3 सीजन्स ये प्रोडक्ट लास्ट करेगा, ये सूट जो है ये लास्ट करेगा, और ये ऐसे ही इसी ही कलर्स में रहेगा, ब्राइट भी होंगे, और ये ख़राब नहीं होगा, ये डिसकलर भी नहीं होगा, और इसकी जो जो लुक है या वो सब ठीक रहेगी, और मैं इसको 3 सीजन जो है वो यूज़ कर सकती हूँ। ये मेरा परसीव बेनिफिट है अगेंस्ट व्हाट अगर मैं एक 3000 रुपये का सूट खरीद रही हूँ। अब अगर परसीव बेनिफिट ज़्यादा हो जाए, मतलब ये कि वो 3 सीजन की बजाय 4 सीजन चला जाए, तो मैं क्या कहूँगी? मैं कहूँगी ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था 3 सीजन चलेगी, वो 4 सीजन चली। तो उस कंपनी को या उस प्रोडक्ट को मैं क्या रेट करती हूँ? बहुत अच्छा रेट करती हूँ। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट का मैंने सोचा था 3 सीजन चलेगी, और वो फर्स्ट सीजन में ही डिसकलर और उसका कलर ब्लीच कर रहा है, और उसकी लुक बड़ी ख़राब हो गई, और उसकी इस्त्री सही नहीं होती है, इसका मतलब ये कि परसीव बेनिफिट बहुत कम था। मुझे क्या मिला? उसका बेनिफिट बहुत कम मिला, और मैंने पैसे ज़्यादा दिए, तो कस्टमर खुश नहीं होता। तो जब भी कंपनी, ये हम कहते हैं ना, प्राइस करती हैं, तो वो इस चीज़ को देखती हैं, एनालाइज करती हैं कि कस्टमर के माइंड में क्या होगा, वो कितना अरसा इस चीज़ से कितना बेनिफिट लेना चाहता है, और वो प्राइस को तब इंक्रीज कर सकते हैं जब उनने, कंपनी वालों ने उसमें कुछ खास डाला हो, या तो वो खास ब्रांड की हो, या उसमें कोई खास कंफर्ट हो। अक्सर जूता लेने वाले होते हैं तो कोई बड़ी उम्र के हैं या जिनको नीज का इशू होता है, तो वही वाला जूता अगर उसमें कंफर्ट सोल होती है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट सोल, जिसको यूज़ किया जाता है, अगर वो सोल लगी हुई तो वही 2000 का जूता जो है वो आपको 4500 में पड़ता है। मेडिकेटेड सोल्स जो आती थी जी के, वो 4500 का इसलिए पड़ा कि वो कंफर्टेबल सोल है उसकी। हश पपीज जो में अगर आप जाएं, या जो उनके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, वो वहाँ पे हश पपीज का जूता कभी भी डिज़ाइन के लिए नहीं, they never purchase that or prefer that brand hush puppies for design. They always go for the shoe because they are comfortable. बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके साथ अपनी कुछ ख़ास या कन्वीनियंस है, या कंफर्ट है, या ब्रांड है, या उसके साथ कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, तो आप प्राइस तब इंक्रीज़ कर सकते हैं जब आप उसमें कोई ख़ास बेनिफिट भी दे रहे हैं। कोई और ब्रांड मुझे डिलीवरी नहीं दे रहा, या डिलीवरी फ्री नहीं दे रहा, आप मुझे दे रहे हैं, तो अब आप मुझे थोड़ा हाई चार्ज कर सकते हैं। मुनाल वाले अगर ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो
उनके पास थोड़ा कुछ खास एक्स्ट्रा भी है ना, वो आपको एक व्यू भी दे रहे हैं, एक एम्बियंस भी है, एक एक्सपीरियंस भी है जो और कोई होटल आपको नहीं देगा। सो हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी प्राइस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसको अगेंस्ट उनको क्या देना होगा, कुछ ना कुछ खास प्रोडक्ट में। ऐसा कलर गाड़ियों में जी एक कंपनी है जो कि वही वाला उस तरह की हाइब्रिड ही कोई कार निकालते हैं, लेकिन उसमें वो कलर और डिज़ाइन ऐसा देते हैं जो मार्केट में और किसी के पास नहीं है, तो नाउ दे कैन चार्ज अ बिट हायर प्राइसेस। अब इलेक्ट्रिक कार जो फर्स्ट टाइम पे पाकिस्तान में जो भी ब्रांड लॉन्च करेगा वो थोड़ी हाई प्राइसेस चार्ज कर सकता है। वाई? बिकॉज इस वक्त और नहीं है। तो जो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में ना हो या आपके पास जो कोई यूनिकनेस होगी, तो आप उसके लिए अपनी प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। वो ब्रांड नेम की वजह से भी हो सकती है, वो सुपीरियर क्वालिटी की वजह से भी हो सकती है, वो कन्वीनियंस की वजह से हो सकती है, और एनी फैक्टर। सो यू कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस विदाउट एनी रीजन जी, बस हमने इंक्रीज कर दी। और अगर इसी तरह कस्टमर बेनिफिट से नाखुश हैं तो प्राइस जब आप रिड्यूस करते हैं तो या तो शॉर्ट टर्म पे आप रिड्यूस करते हैं सेल वेल लगा के, या फिर आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारी कंपनीज में कॉस्ट कंट्रोल मतलब सप्लायर के साथ नेगोशिएट करो जी, माल थोड़ा थोड़ा करके ना उठाओ, बल्क में उठाओ ताकि हमें थोड़ा सस्ता पड़े, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कंट्रोल हो जाए। लेबर को हम ट्रेन कर दें जी ताकि वो लॉसेस कम करें। जब लेबर लॉस कम करेगा और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस उसमें ज़्यादा होगी, तो हमारे पास क्या होगा कि वो प्रोडक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट हमें पड़ेगी, वो पहले 1 घंटे में 2 प्रोडक्ट्स बनाता था, अब वो 8 बना रहा है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। हमें पता है कि लेबर को पर आवर पे किया जाता है, तो अब क्या हो गया, अब हमने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर दिया बाय डूइंग व्हाट, हमने उसको ट्रेनिंग दे दी कि जी प्रोडक्ट को पैक कैसे करना है, मैन्युफैक्चर कैसे करना है, तो उसकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो गई। सो व्हेन यू आर रिड्यूसिंग द प्राइस यू टेक सम सर्टेन स्टेप्स एंड हम ये तो फैक्ट है कि जी जितनी कॉस्ट पड़ेगी उसके मुताबिक ही हमारी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगी। um, जिनके पास प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है वो प्राइसेस को बहुत लो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनकी बैक पे प्राइस की बैक जो है या प्राइस की जो बेस है वो तो कॉस्ट से ही आनी है। फिर उस कॉस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है और उस कॉस्ट के ऊपर हम जो अपना मार्कअप या प्रॉफिट रखते हैं वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, उससे हमारी प्राइसिंग जो है वो इफेक्ट होती है। बिजनेस में हम देर आर ऑलमोस्ट 52 प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। हर कंपनी अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक कोई ना कोई प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ करती है। लेकिन हर एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में बेस हमारे पास कहाँ से आएगी, ऑफ कोर्स कॉस्ट देगा, और फिर कॉस्ट के मुताबिक हम अपनी प्राइसिंग को प्रॉफिट मार्जिन्स जिस तरीके से ऐड करना चाहिए या कॉस्टिंग का जो मेथड है वो हम डिफरेंट कर दें। लेकिन कॉस्ट फिर भी इन्वॉल्व होगी वेन एवर वी विल बी playing around with the pricing or whenever we will be designing a pricing strategy. So marketing में हमें पता है कि 4 P's में एक pricing भी था, तो pricing करनी है तो हमें costing को भी समझना होगा, और costing किस तरीके से करनी है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इन सारी चीज़ों का भी हमें पता होना चाहिए। कस्टमर व्यू ऑन प्राइस मैंने आपको बता दिया कि कस्टमर तब हाई प्राइस देगा जब आपके पास कुछ ना कुछ एडिशनल होगा। सोसाइटी व्यू ऑफ प्राइस क्या होता है? हर सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। मार्केटिंग में आप जब भी कोई मॉडल पढ़ते हैं तो उसकी एजम्पशंस में आप हमेशा देखते हैं कि वहाँ पे फर्स्ट एजम्पशन क्या होती है कि द पर्सन इज रैशनल। लेकिन हर सोसाइटी में या हम अपनी थ्रू आउट आवर लाइव्स हम नॉर्मल लोग हैं, हमारा वी आर नॉट एबनॉर्मल पीपल, बट at at different times at different situation we act irrationally. हम कभी बाजार जाते हैं, हमारा कोई चीज़ लेने का प्लान नहीं होता, लेकिन अचानक से हम कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं और हमें पता होता है कि इसकी वर्थ शायद इतनी ज़्यादा नहीं है। इरेशनल डिसीजंस हर बंदा लेता है। रैशनल मैन भी होते हैं जो कि देखते हैं जी प्रोडक्ट में ये बेनिफिट है, 10 जगहों से पता कराते हैं कौन सा डीलर कितनी प्राइस में दे रहा है, कौन सा दुकानदार कितना दे रहा है, कलर्स देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, हर चीज़ मैच करते हैं और उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं। और फिर ऐसे लोग भी होते हैं जी गुजर रहे थे, बस दुकान में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और बस मैंने पसंद कर लिया, मैं ख़रीद के ले आया। सो ऐसे इरेशनल पीपल दे डू एग्जिस्ट। सो हम जितनी भी प्राइसिंग और कॉस्ट प्राइस का रिलेशनशिप देख रहे हैं, या हाई प्राइसिंग और लो प्राइसिंग और या जो परसीव बेनिफिट्स की बातें मैंने जितनी हमने की हैं, ये हमने किस पर्सपेक्टिव में की है? रैशनल मैन के लिए की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इरेशनल मैन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बहुत सारी कंपनीज की प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड होती हैं, लेकिन वो मार्केट में चल भी रही होती है, तो उसमें ऐसा ही होता है कि हम जैसे लोग
वो जाके ख़रीद रहे होते हैं। लेस के चिप्स 10 रुपए का मिलता है, प्रिंगल्स का हमें 200 रुपए का मिलता है और 400 रुपए का मिलता है, या डोरिटोस जो हैं वो हमें 180 रुपए के मिल रहे हैं। वी डू परचेज। अब इसमें इरेशनल नहीं है, बल्कि इसमें कंपनी ने हाई प्राइस चार्ज की है, बट उसके अगेंस्ट क्या दिए, ब्रांड नेम दिए, कुछ फ्लेवर दिया है, कुछ पैकेजिंग है, कुछ स्टेटस सिंबल होता है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप इससे यूज़ करते हैं कुछ स्टेटस सिंबल होती हैं। सोसाइटी में आप अपना एक इमेज बनाना चाहते हैं तब आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग एप्पल के एज अ मोबाइल या एज अ फ़ोन नहीं पसंद होगा, लेकिन वो एज अ स्टेटस सिंबल लेते हैं। मेरे सारे दोस्तों के पास है, दैट्स व्हाई आई एम परचेजिंग। मेरे ऑफिस के सारे लोगों के पास है, दैट्स व्हाई आई एम परचेजिंग। सो ये इरेशनैलिटी हर इंसान में कहीं न कहीं, कभी न कभी आ जाती है, जिसकी वजह से वो हाई प्राइस या वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेता है जिसमें आपके पास यूटिलिटी कम होती है, जिसमें वैल्यू कम होती है, जिसमें बेनिफिट कम होता है। बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी एक्ट इर्रेशनली एट टाइम्स। हम ट्रेड ऑफ नहीं कैलकुलेट करते हैं और हम ऐसी प्रोडक्ट भी परचेज कर लेते हैं जिनकी प्राइसिंग जो है वो इनअप्रोप्रिएट होती है, अकॉर्डिंग टू देयर ब्रांड नेम, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू द ऑफरिंग ऑफ द ब्रांड। बट ऐसी चीज़ें मार्केट में एग्जिस्ट भी कर रही हैं, आज भी एग्जिस्ट करती हैं और लोग उनको पे भी करते हैं। कॉस्ट के साथ जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हम सब ने देखी हुई है, वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हमने देखी हुई है। फिक्स कॉस्ट जो आपने पे करनी ही करनी है, चाहे आपका कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो, आपकी कोई सेल हो रही हो या ना हो रही हो, वो फिक्स कॉस्ट आप पे आएगी। मेरा मैनेजर की सैलरी, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसको मैं पे करूँगी ही करूँगी, चाहे मेरे पास मेरी प्रोडक्ट की सेल हो रही हो या ना हो रही हो, मेरे पास प्रोडक्शन हो रही हो या ना हो रही हो, आई विल बी पेइंग दैम। लेकिन लेबर की कॉस्ट मैं तब पे करूँगी जब मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन हो रही होगी, ये वेरिएबल कॉस्ट है। रॉ मटेरियल मैं तब ऑर्डर करूँगी या यूज़ करूँगी या परचेज किया जाएगा जब हमारे पास प्रोड्यूस करना होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट है। बिजली, हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होगा, जब हम यूज़ करेंगे तभी हमारे पास इंक्रीज होंगे, वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन बिजली के बिल में वो अमाउंट जो कि फिक्स्ड लाइन रेंट होता है, टेलीफोन सर्विस है, बिजली, गैस, पानी है, जो कि एक बेसिक लाइन रेंट होता है, वो हमने पे करना होता है। तो बिजली के बिल का वो पार्ट फिक्स्ड है और जो एडिशनल यूनिट्स हमारे यूज़ के साथ साथ इंक्रीज होंगे वो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट को थोड़ा सा इसलिए कवर कर रहे हैं कि कॉस्ट का जो लेना देना है वो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी के साथ भी है। आप सबको पता है, एक टर्म हम इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ी होगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितना आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे आपकी फ़िक्स कॉस्ट रिड्यूस होगी। फ़िक्स कॉस्ट रिड्यूस होने की वजह से आपकी कंपनी की ऑफ कोर्स ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट भी जो है वो रिड्यूस हो सकती है, इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग ऑन अ लार्ज स्केल। इसको आसान एग्जांपल्स में समझाती हूँ। इफ आई एम अ टीचर in the college, if the college is paying me 8,000 or 10,000 for a subject a month, तो if कॉलेज को कॉस्ट जब कैलकुलेट करेगा, मुझे 8,000 दे रहा है, मेरे सामने 5 स्टूडेंट्स बैठे होंगे तब कॉलेज की कॉस्ट क्या होगी, और अगर मेरे सामने 40 स्टूडेंट्स बैठे हों तब कॉलेज की कॉस्ट क्या होगी। जब ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो कम कॉलेज की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 8,000 डिवाइड बाई 40 करें, और जब 5 बैठे होंगे 8,000 डिवाइड बाई 5 करें। कॉलेज की कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है जब आपके पास प्रोडक्शन कम हो रही हो, जब वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी कम हो। जब वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, फिक्स कॉस्ट क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। हर कंपनी की कोशिश होती है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की लेवल अचीव कर सके, ताकि क्या हो, फिक्स कॉस्ट वो मिनिमम पॉइंट पे जो है वो उसको लेकर आए, ताकि ओवरऑल कंपनी की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो सके। कॉस्टिंग जो होती है या प्राइसिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है, लॉन्ग टर्म की कॉस्टिंग भी होती है, प्राइसिंग लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है। ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले पढ़ा है कि जो शॉर्ट टर्म की डिमांड होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ज़्यादा ठीक होगी। जो एक कांस्टेंट होती है प्राइसिंग, वो तो आपकी जो रूटीन वाली प्राइसेस चल रही होती है, लेकिन कभी कभार कंपनी प्रमोशनल प्राइसिंग चलाते हैं। फर्स्ट टाइम लॉन्च करें तो 15 दिन के लिए इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग लगा दी, सीजन एंड हो रहा है सेल लगा दी, ये शॉर्ट टर्म की प्राइसिंग होती है। लॉन्ग टर्म की प्राइसिंग जो रूटीन की मेरी प्राइस चल रही है और उसमें हर साल
1% इंक्रीज आ रहा है या 2% इंक्रीज आ रहा है, ये आपकी लॉन्ग टर्म की प्राइसिंग के ट्रेंड्स होते हैं। इन शॉर्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक था, इसमें कॉस्ट और प्राइस का रिलेशनशिप हम देख रहे थे। तो कुछ बेसिक टर्म्स हमने देखी, एंड देन वी हैव टॉक्ड कि जी प्राइस, कंपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज तो मौजूद है 52 प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कोई भी कंपनी जो है वो सेलेक्ट कर सकती है, बट द बेस लाइन वुड बी कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट में फिर डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उनको कंट्रोल करना। मार्केटर्स और डिपार्टमेंट भी इसमें अब इन्वॉल्व होते हैं। साथ में कॉस्टिंग, जो जो भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे उसमें कॉस्टिंग का लेना देना होगा। चाहे जितना हम प्रॉफिट मार्जिन जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करें, कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होगी। तो अगर हम मार्केटर जो हैं वो 4 P's अप्लाई करते हैं, 4 P's में प्राइसिंग भी है। प्राइसिंग तब हम एक्यूरेटली अप्रोप्रिएटली कर सकेंगे जब हमें सारी कॉस्टिंग का पता होगा। प्रोडक्ट पे कॉस्ट कितनी आ रही है, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ रही है, इनडायरेक्ट कितनी आ रही है, डायरेक्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इनडायरेक्ट में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं, whenever we will be taking pricing decisions. So marketer को कॉस्ट का भी, कॉस्टिंग वाली साइड पता होनी चाहिए ताकि वो appropriate pricing decisions जो है वो ले सके। This is all for today. If you have any queries, any problem, you can drop me an email, which is mentioned in my first lecture. Thank you so much for today. Allah Hafiz.